निकी के भैरवगढ़ जाने के फैसले को सुन पीयूष के चेहरे पर आशंकाओं के बादल घिर रहे थे। उसने घबराई आवाज में कहा, निकी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम उन सब परंपराओं और रस्मों से परेशान न हो जाओ जो मेरे यहाँ निभाई जाती हैं, क्योंकि एक बार हम वहाँ चले गए तो उन्हें निभाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे परिवार वाले बहुत रूढ़िवादी हैं, तुम परेशान हो जाओगी वहाँ। निकी ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, मेरा विश्वास करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीयूष। आफ्टर ऑल, मुझे तुम्हारे कल्चर के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। हम भैरवगढ़ जरूर जाएंगे। पीयूष ने आखिरकार उसकी जिद के आगे झुकना ही ठीक समझा। उसने कहा, तुम जैसा ठीक समझो निकी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर मैं फिर भी तुमसे यही कहूँगा कि एक बार फिर सोच लो। निकी कॉन्फिडेंट होकर बोली, इसमें सोचना क्या है, मैं भैरवगढ़ जाकर तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में टेंशन का रीजन नहीं बनना चाहती। आखिरकार हमारी शादी के बाद वो मेरी भी फैमिली हुई। पीयूष ने सहमति में अपना सर हिला दिया। निकी ने जाने का मन तो बना लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि भैरवगढ़ कोई मामूली जगह नहीं थी। आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। वहीं गोवा से दूर भैरवगढ़ में पीयूष की हवेली में मातम पसरा हुआ था। हवेली के आंगन में एक लाश रखी हुई थी। कुछ रॉयल गार्ड्स उस लाश की पहरेदारी कर रहे थे। तभी एक बड़ी मूंछों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगभग अपनी ही उम्र की एक औरत के साथ आंगन में आया। उन्हें देख सारे गार्ड्स ने उनके सम्मान में अपने सिर झुका लिए। वो आदमी बोला, इनकी लाश कहाँ मिली? एक गार्ड ने हिचकते हुए जवाब दिया, राजा साहब, जंगल में बेतवा नदी के तट के पास। ये सुनकर राजा साहब गहरी सांस लेते हुए अपनी साथ आई औरत को देखने लगे। वो और कोई नहीं, उनकी पत्नी सुमित्रा थी। सुमित्रा चिंतित होते हुए बोली, मैंने दाई माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। वो पीयूष की शादी को लेकर बहुत टेंशन में थी। राजा साहब बोले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसका परिणाम भयानक होगा। और फिर वो गार्ड्स की तरफ देखकर बोले, इनकी लाश को वहीं फेंकाओ। जी राजा साहब। ये कहकर गार्ड्स उस लाश को वहाँ से लेकर चले गए। राजा साहब सुमित्रा की तरफ मुड़े और बोले, उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? सुमित्रा ने हाँ में सर हिला दिया। और रस्मों की? राजा साहब ने गंभीर लहजे में पूछा। सुमित्रा ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहाँ से चले गए। इधर भैरवगढ़ के रहस्यों से अनजान निकी खुशी खुशी पीयूष के साथ भैरवगढ़ आने की तैयारी कर रही थी। निकी का पूरा बचपन एक सरकारी अनाथालय में गुजरा था। ये ऐशो आराम उसके लिए बहुत नया और आकर्षक था, इसीलिए वो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। सामान पैक हो जाने के बाद वो पीयूष के साथ गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए निकली। जहाँ एक तरफ निकी के चेहरे पे भैरवगढ़ जाने का उत्साह था, वहीं भैरवगढ़ की पुरानी हवेली में कोई था जो बहुत बेसब्री से निकी के आने का इंतजार कर रहा था। इंदौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती निकी मन ही मन रॉयल फैमिली के बारे में कल्पना कर रोमांचित हो रही थी। उसके सामने तरह तरह के व्यंजन एक बड़े से मेज पर रखे हैं। दूध से उसे नहलाया जा रहा है। नरम नरम मखमली सेज है। नौकरों को वो ऑर्डर दे रही है। अचानक वो खुशी से चिल्ला उठी। आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था कि क्वींस कैसे रहती हैं। अब मैं खुद क्वीन बनने जा रही हूँ। वूहू! पीयूष ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? निकी को एहसास हुआ कि वो बस कल्पना कर रही थी। वो झेपते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और बुदबुदाई, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, क्या सोचेगा पीयूष? कुछ देर गाड़ी में चुप्पी छाई रही।
निकी खिड़की से बाहर देख रही थी। गाड़ी अब एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली थी। तभी निकी ने आसमान में एक प्राइवेट जेट उड़ते देखा, जिसपे भैरवगढ़ की शाही मोहर लगी थी। उसने हैरान होकर पीयूष से पूछा, पीयूष, तुम्हारा अपना प्राइवेट जेट भी है? पीयूष ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। निकी ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसे देखने को मिल रहा था। अब वो जल्द से जल्द भैरवगढ़ पहुंचना चाहती थी। हालांकि पीयूष उसके इस फैसले से खुश नहीं था। वो मन ही मन चिंता से घिरा हुआ था, जैसे कि वो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ बढ़ रहा हो। दोनों पीयूष के प्राइवेट जेट में बैठ गए। कुछ ही देर में जेट इंदौर के लिए टेक ऑफ कर गया। एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हुई निकी सुहाने सपने संजो रही थी। जेट की विंडो से वो गोवा को पीछे छूटते देख रही थी। आंखों में शहर से बिछड़ने के आंसू भी थे और नई जिंदगी पाने की खुशी भी। वही पीयूष चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और घबराहट थी। निकी उसके चेहरे की तरफ देखती हुई सोचने लगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की की इतनी बड़ी रॉयल फैमिली में शादी होगी। लेकिन पीयूष इतना चुप क्यों है? हालांकि उसने पीयूष को टोकना ठीक नहीं समझा। कुछ ही समय बाद उसका जेट इंदौर एयरपोर्ट से कुछ दूर एक प्राइवेट पोर्ट पर लैंड कर गया। दोनों जैसे ही जेट से बाहर निकले, कुछ गार्ड उनके ही इंतजार में खड़े थे। सभी राजसी वेशभूषा में थे। उनके हाथों में फूलों की माला थी। करीब 8 से 10 गाड़ियां एक कतार में वहां खड़ी थीं। पीयूष को देखते ही मुख्य गार्ड उनकी तरफ बढ़ चला और पास आकर उनके गले में माला पहनाते हुए बोला, स्वागत है आपका छोटे राजकुमार। निकी और पीयूष जब कार की तरफ बढ़े तो गार्ड्स उनके पीछे छाता लेकर चल रहे थे। निकी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में उसका वेलकम इतनी शानो शौकत से होगा। वो तो आगे के बारे में सोच सोच कर ही रोमांचित हुई जा रही थी। गार्ड ने उसे भी माला पहनाई और कहा, आपका स्वागत है छोटी बहुरानी, आपकी गाड़ी उस तरफ है। गार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। निकी मुस्कुराते हुए उसमें बैठ गई। दूसरी तरफ से पीयूष भी उसके साथ बैठा। कार भैरवगढ़ के लिए रवाना हो गई। बहुत से कच्चे पक्के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से उनका काफिला धूल उड़ाता हुआ गुजरता गया। निकी तो रास्ते भर खिड़की से झांकते हुए बाहर की खूबसूरती निहारती रही। कभी गांव, कभी घना जंगल, तो कभी पथरीला रास्ता। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली आ गई और जब तक ड्राइवर ब्रेक लगाता, बिल्ली टायर के नीचे आ चुकी थी। उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनकर निकी का कलेजा मुंह को आ गया था। निकी को ऐसा लगा जैसे वो बिल्ली जानबूझकर उनका रास्ता रोकने गाड़ी के सामने आई थी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो हर तरफ बिल्ली का खून बिखरा हुआ था। ड्राइवर वापस आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। ये घटना निकी को अंदर तक डरा गई, लेकिन पीयूष को जैसे इन चीजों का पहले से ही अंदाजा था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है निकी। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ आने की जिद करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी भव्य हवेली के पास आकर रुकी। वो हवेली एक बड़े से भूभाग में फैली हुई थी। उसकी भव्यता के क्या कहने। राजा महाराजा के जमाने के महलों की तरह ही वो हवेली दिख रही थी। बड़ी बड़ी अटारियां, ऊंचे ऊंचे गुंबद, ढेरों चौबारे और हवादार कमरे। निकी गाड़ी से उतरी और सामने देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से अकस्मात ही निकला, ओह वाओ,
इतना बड़ा पैलेस! निकी के लिए ये दृश्य बेहद ही मनमोहक था। हवेली के द्वार पे पीयूष की माँ, भाभी और कुछ औरतें आरती का थाल लिए खड़ी थीं। पीयूष की माँ ने निकी की आरती उतारी और माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। अपना ऐसा भव्य स्वागत देखकर निकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कमरे तक रास्तों पर फूल बिछाए गए थे। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे थे और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, कितने रॉयल तरीके से मेरा स्वागत हो रहा है। अमीरों की बात ही कुछ और होती है। ये लोग भी कुछ बुरे नहीं हैं। न जाने क्यों पीयूष मुझे यहाँ लेकर नहीं आना चाहता था। अपने ही ख्यालों में खोई निकी ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके माथे पे लगाए गए कुमकुम का रंग लाल नहीं बल्कि काला था। तभी पीयूष की माँ थोड़े तल्ख लहजे में बोली, बड़ी बहू, जाओ जाकर छोटी बहू को उसका कमरा दिखा दो। इतनी दूर से आई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। पीयूष की भाभी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई निकी को अपने साथ हवेली की छत पर एक कमरे में लेकर आई और बोली, ये रहा तुम्हारा कमरा। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। इतना बोल वो वहाँ से चली गई। निकी ने कमरे को देखा तो उसके लिए ये किसी बड़े लैविश होटल के कमरे से कम नहीं लगा। उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी जब उसकी कल्पना सच साबित हो रही थी। वो उछलकर मखमली सेज पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए बोली, कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ तो मैं राज करूंगी, राज। मेरा सपना अब सच होने लगा है। तभी उसे कुछ याद आया और तुरंत उठकर अपने लगेज में ढूंढते हुए बड़बड़ाई, अरे मेरा फोन कहाँ है? इतनी सारी रस्मों के बीच तो मैं अपना मोबाइल चेक करना ही भूल गई थी। निकी ने अपना पूरा लगेज छान मारा लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं दिखा। वो हैरान होती हुई बोली, कहाँ चला गया मेरा फोन? कहीं गिर तो नहीं गया? मुझे बाहर किसी से पूछना चाहिए। वो कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरे के लिए भवानी सिंह दिख गया। उसके चेहरे पे कठोर भाव थे, आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो निकी सहम गई, लेकिन आसपास देखने पर उसे वहाँ और कोई नहीं दिखा तो उसने भवानी सिंह से ही मदद मांगना ठीक समझा। वो बोली, सुनिए, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। शायद हवेली में कहीं गिर गया है। क्या आपने कहीं देखा है? गार्ड ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं बहू रानी, हमने नहीं देखा। निकी ने वापस कमरे में कदम रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ खो गया। मेरा फोन ढूंढ दो प्लीज, और अगर मिल जाए तो मुझे लाकर देना। मैं सोने जा रही हूँ। गार्ड सिर हिलाते हुए बोला, जी बहू रानी, मैं ढूंढता हूँ। निकी के वापस कमरे में जाते ही उस गार्ड के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक मोबाइल था जो निकी का ही था। उसने निकी से साफ साफ झूठ बोल दिया था। गार्ड मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराकर बड़बड़ाया, अब ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा बहू रानी। वो मोबाइल लेकर पीयूष के पिताजी के पास गया और उन्हें देते हुए बोला, मालिक, ये रहा नई बहू रानी का फोन। पीयूष के पिता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, शाबाश भवानी सिंह, तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भवानी सिंह उनके सम्मान में सर झुकाकर बोला, ये तो हमारा सौभाग्य है मालिक। आप हमारे माई बाप हो। आपके मुंह से निकले शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर है। पीयूष के पिता मन ही मन खुश होते हुए बोले, अब तो निकी चाहे भी तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। अब उसे इस हवेली की रस्मों को निभाना ही होगा, नहीं तो तब तक उसे यहीं चार दीवारी के भीतर कैद होकर रहना पड़ेगा। पीयूष के पिता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। निकी भैरवगढ़ के राज परिवार में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भैरवगढ़ के शैतान को खुश करने के लिए उसे किस किस तरह की खौफनाक शैतानी रस्मों को निभाना पड़ेगा। भवानी सिंह ने निकी का मोबाइल क्यों छिपाया था? पीयूष के पिता उस मोबाइल को क्यों पाना चाहते थे?
क्या होने वाला है निकी के साथ? क्या निकी इस हवेली में निभाई जाने वाली रस्मों को पूरा कर पाएगी?